पहला प्रश्न लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए चार्टरों की श्रृंखला में अंतिम चार्टर किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, क्योंकि इसके बाद 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो भारत की सत्ता है वह निकलकर क्राउन के हाथों में चल गई थी। तो इस प्रकार आपको यह याद रखना है। इसके अलावा यह भी याद रखना है कि 1853 चार्टर एक्ट के माध्यम से ही प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिविल सेवा को आरंभ किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइफून चक्रवात से निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो टाइफून चक्रवात आपने नाम सुना होगा और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र है ऑप्शन ए चीन सागर। तो चीन सागर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है दिए गए ऑप्शन में टाइफून चक्रवात से। आगे चलते हैं। पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बहुत ही देखा जाए तो इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना यह है पटना हत्याकांड। तो इस समय बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। और पटना हत्याकांड के बारे में अगर देखा जाए तो पटना हत्याकांड के समय पटना के जो अंग्रेज गवर्नर एलिस थे और मीर कासिम के इनके संबंध अच्छे नहीं थे और पटना में ही मीर कासिम ने कुछ भारतीयों और अंग्रेज बंदियों का कत्ल करवा दिया था, जिसे पटना हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको याद रखना है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को कहा जाता है। और प्रथम नियम के अनुसार यह कहा गया है कि किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो कार्यों में खर्च होती है। तो पहला निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और दूसरा बाह्य कार्य करने में। तो यह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आगे बात करते हैं। चंद्रमा पर जल रहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह क्षेत्र चंद्रमा का जहां पर जल नहीं पाया जाता है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है ओशन ऑफ स्टॉर्म, यानी कि तूफान का महासागर। इसके अलावा आपको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के बारे में भी याद रखना है, यानी कि शांति के सागर के बारे में भी याद रखना है। तो चंद्रमा का वह भाग जो हमेशा अंधकार में डूबा रहता है उसे शांति का सागर यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ओशन ऑफ स्टॉर्म, तूफान का महासागर। और जब शांति के सागर की बात की जाए तो वह है जो क्षेत्र अंधकार में हमेशा डूबा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? था फारसी में जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, 1764 में हुए बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अंग्रेजी सेना का इस समय नेतृत्वकर्ता थे हेक्टर मुनरो। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर से मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग प्रारंभ हो गया? तो कंप्यूटर की जो विभिन्न पीढ़ियां हैं उनमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों में भी चेंज आया है और इसी कारण से देखा जाए तो कंप्यूटर जो पहले बड़े बड़े रूम के आकार के होते थे अब वह इतने छोटे हो गए हैं कि टेबल पे भी आ सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी तृतीय। तो तृतीय पीढ़ी से देखा जाए तो आईसी चिप्स का उपयोग होने लगा। और प्रथम पीढ़ी की बात की जाए तो प्रथम पीढ़ी में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आया और चौथी पीढ़ी में वृहत इंटीग्रेटेड सर्किट आया। और पांचवी पीढ़ी की अगर बात करें तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होगा। तो यह आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जिसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसे कहा जाता है केलगन। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को केलगन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के किस संघ में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी मोलस्का सही उत्तर है हमारा। मोलस्का के जो जीव हैं उसमें श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो हमारा सही उत्तर है इसमें ऑप्शन सी ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर जो फ्रांस है यह सुमेलित नहीं है, बल्कि ब्लैक रोलर जो है वह
अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। तो यह आपको याद रखना है और बाकी सब सुमेलित है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में चलती है, सिराको इटली में और चिनूक अमेरिका में। चलते हैं आगे। नींबू संतरा मौसमी किस कुल से संबंधित है? तो जीव विज्ञान की हमारी सीरीज चल रही है वन लाइनर फॉर्मेट में और निश्चित रूप से उसे आप देख लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी। तो नींबू संतरा और मौसमी की बात करें तो यह जो कुल है वह रूटेशी कुल से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, रूटेशी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को फ्रियोन भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन भी कहा जाता है और यह क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन परमाणुओं से बनता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात किया जाए तो यह ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नीति आयोग के संबंध में। नीति आयोग किस प्रकार से वित्तीय आवंटन करता है? तो वित्त का जो आवंटन है वह नीति आयोग किस प्रकार से करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वित्तीय आवंटन नहीं करता है। तो नीति आयोग वित्तीय आवंटन का कार्य नहीं करता है। यह एक वैचारिक मंच है, थिंक टैंक है जो केवल सिफारिश करता है। तो आपको याद रखना है। और नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यह वित्तीय आवंटन का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप सरकार को निम्नलिखित में से किस पद्धति को समाप्त करना पड़ा? तो कृषि की जो पद्धति थी उसे बताना है कि कौन सी पद्धति को समाप्त करना पड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीन कठिया पद्धति। तो तीन कठिया पद्धति के बारे में अगर बात करें तो इस प्रणाली के तहत अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के जो चंपारण जिले में जो खेती होती थी तो किसानों से जबरन खेती करवाई जाती थी। तो यह आपको याद रखना है। और इस तीन कठिया प्रणाली के तहत किसानों को भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? तो अमीबा किस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कोई भी राज्य जो देखते हैं भारत में जो विभिन्न राज्य हैं उनमें मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करने के संबंध में जो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी सलाह लेते हैं। तो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होती है राज्य में। ऑप्शन डी सही उत्तर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर की अम्लीयता का हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ब्लड की एसिडिटी अम्लीयता बढ़ती है तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हृदय गति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए, अम्लीयता बढ़ने पर हृदय गति बढ़ जाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्त में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह रक्त के पीएच को कम करके हृदय गति को बढ़ाती है। तो 7 जो पीएच स्केल है वहां पर अगर देखा जाए तो 7 जो है वह उदासीन कहलाता है और इससे यदि अगर कम होता है तो यह अम्ल हो जाता है और यदि इससे 7 से ज़्यादा हो जाता है तो यह क्षारीय होता है। तो रक्त में जो CO2 उपस्थित होता है यह पीएच बैलेंस को, रक्त के पीएच बैलेंस को कम करता है, यानी कि अम्लीयता को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से जो हृदय गति होती है वह बढ़ जाती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो हालांकि अंग्रेज सरकार द्वारा कहा गया था कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय बंगाल जो है राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत ही बड़ा केंद्र माना जाता था और इसी को ध्यान में रखते हुए जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन की घोषणा की। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। आगे बात करते हैं, गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च चलाया गया था उसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। तो यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
और चित्र देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाए। तो ऐसे किनारों वाली नदी घाटी को केनियन कहा जाता है। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी केनियन। और सबसे प्रसिद्ध कैनियन की बात करें तो ग्रैंड कैनियन है, जो कैलोराडो नदी पर अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो कृषि की जाती है वह है कृषि, ऑप्शन बी स्थानबद्ध कृषि। और इस कृषि में निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से बसकर कृषि की जाती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, समुद्र तल पर कितने डिग्री अक्षांश पर जी का जो प्रमाणिक मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? तो यह है हमारा सही उत्तर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे हमारा जो प्रमाणिक मान है जी का वह निश्चित होता है। और अन्य स्थानों पे अगर देखा जाए तो जी के मान में थोड़ा परिवर्तन आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह पूरी तरह गोल नहीं है, चपटी है। और केंद्र से अगर आप ध्रुवों की ओर जाएं तो यहाँ जो केंद्र से ध्रुवों के बीच की दूरी है वह कम होती है। और अगर केंद्र से आप अगर भूमध्य रेखा की ओर जाएं यानी कि विषुवत रेखा की ओर जाएं तो यह दूरी अपेक्षाकृत ध्रुवों की अपेक्षाकृत यह ज़्यादा होती है। तो इस कारण से होता क्या है कि जब हम भूमध्य रेखा पर होते हैं तो जी का मान जो होता है वह कम होता है, ठीक है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है वह बढ़ता जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो स्थिति है यानी कि 45 डिग्री, तो इस 45 डिग्री को स्टैंडर्ड माना गया है और यहीं पर हमारा यह प्रमाणिक मान जी का होता है 9.8 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से मतभेद होने के बाद किस पार्टी का गठन किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आपको फॉरवर्ड पार्टी भी मिल सकता है, लेकिन दोनों ही आप याद रख सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक या फॉरवर्ड पार्टी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जो मेनिनजेसिस नामक आवरण से घिरा होता है? यह प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है मस्तिष्क। ऑप्शन बी सही उत्तर है। मानव का मस्तिष्क जो है मेनिनजेसिस नामक आवरण से घिरा होता है, जो 3 स्तरों का बना होता है। त्रिस्तरीय आवरण है ये मेनिनजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज नामक स्थल किस उत्पाद हेतु जानी जाती है? मेसाबी रेंज आप सबने नाम सुना होगा, एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न यह। और मेसाबी रेंज को देखा जाए तो यह लॉस के लिए प्रसिद्ध है और यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी सही उत्तर है, लॉ एस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो कोयला निर्माण की जो विभिन्न चरण होते हैं उसमें जो प्रथम चरण होता है, प्रथम अवस्था होती है, वह पीट कहलाती है। और इस अवस्था में देखा जाए तो ना तो यह पूर्ण रूप से कोयला होता है न ही लकड़ी होता है, यानी कि लकड़ी यानी कि वृक्ष जो भूगर्भ में दब जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो ताप दाब इत्यादि की अनुकूल स्थितियां होती हैं तो कोयला निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो प्रथम प्रक्रिया जो है वह पीट कहलाती है। तो पीट कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है। और जबकि एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट कोयले के सर्वोत्तम कोटि माना जाता है। एसआई पद्धति के संपूर्ण मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल होते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसआई पद्धति में मूल रूप से 7 मात्रक होते हैं, लेकिन संपूरक मात्रक की बात करें तो 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो हमारा उत्तर इसमें सही है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी कि रेडियन और स्टेरेडियन यह संपूरक मात्रक है एसआई पद्धति के। और रेडियन की अगर बात करें तो समतल पर बने कोनों को मापने का मात्रक होता है रेडियन, जबकि स्टेरेडियन की बात करें तो यह ठोसीय कोनों को मापने का मात्रक होता है। तो यह दोनों आपको याद रखना है, यह संपूरक मात्रक है सप्लीमेंट्री यूनिट्स है एसआई पद्धति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय के बारे में बात की जा रही है और आपको बताना है किन नदियों के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। जबकि अन्य की बात करें तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच है, कुमायूं हिमालय सतलुज और काली के बीच में है, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है? तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। सही उत्तर है
ऑप्शन डी, झटका कम करने हेतु गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जर्वर का प्रयोग। तो जो गाड़ी होते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या कोई भी गाड़ी, तो उसमें हम देखते हैं कि झटके को कम करने के लिए शॉक एब्जर्वर का प्रयोग होता है, स्प्रिंग का प्रयोग होता है। तो यह न्यूटन के द्वितीय नियम को बताता है। जबकि अन्य ऑप्शन को देखें, यानी कि रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और नाव खेने के लिए बांस का जमीन से दबाना, तो यह तीनों न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। और दूसरे नियम की अगर बात करें तो दूसरे नियम यह कहता है न्यूटन का कि वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक विद्रोह के परिणाम में अंग्रेज सरकार ने न केवल विद्रोहियों के सभी अपराध माफ कर दिए बल्कि उनको अपनी सेवा में भी भर्ती किया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रमोशी विद्रोह। तो रमोशी विद्रोह के अगर कारण को देखें तो समझ में आ जाता है कि रमोशी विद्रोह में आखिर अंग्रेज सरकार ने क्यों सेवा में वापस लिया। तो रमोशी विद्रोह 1822-29 के दौरान पुणे में हुआ था, चित्तर सिंह और उभाजी के नेतृत्व में। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण देखा जाए तो जो पेशवा राज्य था, पेशवा राज्य के विलय होने से अनेक रमोशी बेरोजगार हो गए थे और इसी कारण से उन्होंने विद्रोह किया था। तो विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेज सरकार ने न केवल विद्रोहियों के आरोप को माफ किया बल्कि उन्हें अपनी सेवा में भी वापस लिया। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, तिलैया बांध। तिलैया बांध सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि तिलैया बांध जो है वह बराकर नदी पर है, न कि कोनार नदी पर। बाकी अन्य की बात करें तो यह सभी सुमेलित है, जैसे कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो राज्य के प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं वह होते हैं महाधिवक्ता। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संदर्भ में डॉपलर प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के संदर्भ में यहां बात हो रही है, डॉपलर प्रभाव ध्वनि पर भी लागू होता है और प्रकाश पर भी लागू होता है। तो प्रकाश के संदर्भ में डॉपलर प्रभाव किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। तो प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश स्रोत एवं दर्शक के बीच आपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव सम्मित होता है जबकि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असम्मित होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता पास आ रहे हैं अथवा दूर जा रहे हैं। तो यह इस बात पर निर्भर करता है, उनके बीच दूरी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। जबकि प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश स्रोत एवं दर्शक के बीच अपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है। तो यह आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो पृथ्वी पर देखा जाए तो सबसे उच्चतम तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संस्था जो मुख्य रूप से स्त्री दशा में सुधार से संबंधित थी? तो मुख्य रूप से स्त्री दशा में सुधार से संबंधित संस्था का नाम बताना है और इस संस्था का नाम है ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इसके संस्थापक थे एमजी रानाडे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो यहां पर आपको ऑप्शन में बताना है कि निम्नलिखित में कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, चमगादड़। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह मैमल्स की श्रेणी में आता है। चलते हैं आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनगणना का दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक कार्यालय और जनगणना आयुक्त को सौंपा गया है? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 के तहत महापंजीयक कार्यालय और जनगणना आयुक्त को यह कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता, सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो है आर्द्रता कहलाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी कहलाती है। और ताप बढ़ने पर जो अपेक्षिक आर्द्रता है वह भी बढ़ जाती है। तो यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सहित
पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में निम्नलिखित में कौन सहायक था? तो जब आर्यों का विस्तार हो रहा था भारत में, तो वे पूर्वी भारत में भी आए थे, उनका विस्तार हुआ था। और पूर्वी भारत में देखा जाए तो बिहार में भी इनका विस्तार हुआ था। तो निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण सहायक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोहे का उपयोग। तो लोहे के उपयोग से आर्यों को पूर्वी क्षेत्र में विस्तार में सहायता मिली, क्योंकि लोहे के उपयोग से न केवल कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, बल्कि वनों जंगलों को काटना भी आसान हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम प्रदर्शित करना। तो जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य यह नहीं था। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य यह था कि कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्ग क्रम में रखना और जीवों के विकास परिवर्तन को दर्शाना। तो ये सभी जीवों के वर्गीकरण के उद्देश्य थे। आगे चलते हैं। महासागरों के सबसे गहराई वाले हिस्से निम्नलिखित में से कौन है? तो महासागर में सबसे गहराई वाले हिस्से निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो सही उत्तर है महासागरीय गर्त, ऑप्शन डी। तो महासागरीय गर्त के बारे में आपने सुना होगा। महासागरीय गर्त समुद्री नीतल के वे भाग होते हैं जो सबसे गहराई में स्थित होते हैं। और इसके अलावा विश्व का सबसे गहरा गर्त जो हम जानते हैं, मेरियाना ट्रेंच, वह प्रशांत महासागर में है, जो 11.2 किलोमीटर गहरा है। और महासागरीय गर्त की रचना में प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान, छात्र एवं मजदूर निम्न में से किस आंदोलन की रीढ़ माने गए? तो वह कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन था जिसमें किसान, छात्र और मजदूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह आंदोलन है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन डी सही उत्तर है ओकावांगो नदी। ओकावांगो नदी को कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा माना जाता है। और कालाहारी मरुस्थल के बारे में देखा जाए तो इसका विस्तार जो है, विस्तार क्षेत्र बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में है। और इसी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो यह फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1732 ईस्वी में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने बिहार का प्रबंधक किसे नियुक्त किया था? तो 1732 में सुजाउद्दीन द्वारा बिहार का प्रबंधक अली वर्दी खां को नियुक्त किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अली वर्दी खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुरक्षा घेरे की नीति यानी कि रिंग फेंस से संबंधित है? तो रिंग फेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति रही है और आपको इससे संबंधित कथन को बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो नीतियां थी वह रिंग फेंस से संबंधित थी, सुरक्षा घेरे की नीति से संबंधित थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा देशी राज्यों के प्रति इस नीति का जन्म हुआ। तो देशी राज्यों के प्रति सुरक्षा घेरे की नीति को अपनाया गया और ली वार्नर द्वारा इसे सुरक्षा घेरे की नीति कहा गया, जिसके तहत कंपनी अपने अधिकृत प्रदेश की सुरक्षा हेतु पड़ोसी राज्यों को बफर राज्य के रूप में प्रयोग करता था। चलते हैं आगे। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों का जो यह समूह है, यह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज परिषद सम्मेलन में राजाओं के विशेष सलाहकार निम्नलिखित में कौन थे? तो गोलमेज परिषद सम्मेलन जो हुआ था उसमें जो राजा के विशेष सलाहकार थे ये थे रशबुक विलियम्स। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइजेन। हाइजेन के द्वारा दिया गया है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल को विषोभ मंडल भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। तो विषोभ मंडल की संज्ञा दी जाती है क्षोभ मंडल को यानी कि ट्रोपोस्फेयर को। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को विषोभ मंडल के अलावा परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल भी कहा जाता है।
और ध्रुवों के निकट देखा जाए तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, जबकि भूमध्य रेखा के पास इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति दक्षिण भारत में क्यों नहीं फैल पाया। तो स्वतंत्रता संग्राम में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है 1857 की क्रांति, लेकिन इसका विस्तार देखा जाए तो मुख्य रूप से यह उत्तर भारत तक ही सीमित था, दक्षिण भारत में फैल नहीं पाया। तो इसका एक प्रमुख कारण यह माना जाता है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उन व्यवस्था के कारण इन क्षेत्रों में क्रांति के लिए नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये हमें याद रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 1950 में योजना आयोग का गठन किस प्रकार किया गया था। तो योजना आयोग जब गठित की गई थी तो वह किस प्रकार से गठित की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर। यानी कि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, बस केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव आया था और उसी प्रस्ताव के आधार पर इसका गठन कर दिया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और इसके अलावा 2014 में इस संस्थान का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कवक के विषय में असत्य कथन का चयन करें। तो कवक के विषय में, तो जीव विज्ञान की हमारी सीरीज में हम कवकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो कवक के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यह जो कथन है यह असत्य है, बाकी कथन देखा जाए तो सत्य है। तो कवकों के विषय में सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो पहला है कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हीं से वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और ऑप्शन डी की बात करें तो ईस्ट एवं मशरूम ये कवक के उदाहरण है। तो ये सभी सही है और ऑप्शन सी हमारा गलत है। आगे बात करते हैं फिजी एटॉल और फूटी एटॉल किस महासागर में है। दोनों एटॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये दोनों हैं प्रशांत महासागर में। आगे बात करते हैं किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, और यह देने वाले हैं चार्ल्स डार्विन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विकास का सिद्धांत इनके द्वारा ही दिया गया था, चार्ल्स डार्विन। आगे चलते हैं, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है लगभग 40,000 ईसा पूर्व से। ऑप्शन सी सही उत्तर है, लगभग 40,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है। तो आप देखते हैं कि विद्युत, कोई भी चुंबक होता है विद्युत चुंबक, तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। यानी कि जो परिनलिका की फेरा होता है, जो टर्न्स होते हैं, जो लोहे के चारों तरफ जो टर्न्स लगाए जाते हैं, टर्न्स, उस पर निर्भर करता है। तो परिनलिका की फेरा अगर हम बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी तीव्र होगा। तो यह इस पर निर्भर करता है। दूसरा बात करें तो क्रोड पदार्थ की प्रकृति पर। तो जो बीच में हम क्रोड उपयोग करते हैं, तो जैसे कि यदि हम क्रोड नर्म लोहे का प्रयोग करें तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो यह इस पर भी निर्भर करता है। और तीसरा है धारा का परिमाप। तो धारा का परिमाप अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा। तो यह तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य निम्नलिखित ऑप्शन में देखा जाए तो उपरोक्त सभी स्थानों से प्राप्त होते हैं।
गोल्डन राइस का संबंध किस विटामिन से है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और आप लोगों ने सुना भी होगा क्योंकि एग्जामों में यह पूछा भी गया है। गोल्डन राइस का संबंध है विटामिन ए से। सही उत्तर है हमारा विकल्प सी, यानी कि विटामिन ए। चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने हेतु बीटा कैरोटीन युक्त गोल्डन राइस का निर्माण किया गया है और इस चावल में उपस्थित बीटा कैरोटीन मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो विटामिन ए की कमी से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए यह चावल गोल्डन राइस बहुत ही लाभदायक है। आगे बात करते हैं, ग्रीष्म काल में आने वाले उस स्थानीय तूफान का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। तो विकल्प में देखा जाए तो विकल्प के अनुसार हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक से संबंधित है। काल वैशाखी असम एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लू उत्तरी भारत में आने वाली गर्म हवा है। और इसके अलावा विशेष जानकारी यदि आप चाहते हैं तो पीडीएफ का जो लिंक है मैं नीचे उपलब्ध करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप अपलोड कर सकते हैं और इस लिंक पर जाकर आप भूगोल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही रिवीजन में लाभकारी होगा जो यह लिंक दिया है उससे संबंधित जो वीडियो है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता करने वाले थे स्थूल भद्र। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। और प्रथम जैन संगति की अगर बात करें तो इसका आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय जो शासनकाल था वह चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था और पाटलिपुत्र नामक स्थान पर प्रथम जैन संगति हुई थी। द्वितीय जैन संगति की बात करें तो इसका आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। स्थान वल्लभी और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। इसके अलावा आपको बता दूं कि रिवीजन के लिए यदि आप बुक लेना चाहते हैं तो भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल, भारत संविधान और पर्यावरण की बुक उपलब्ध है। तो इस लिंक पर आप जाके देख सकते हैं और अच्छे लगे तो परचेज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, भारत में यूरोपियन कंपनी के पतन के संबंध में निम्न सत्य कथन को पहचानें। तो भारत में बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां आई थी और उनके संबंध में जो कथन दिए गए हैं उसमें सत्य कथन को आपको पहचानना है। तो हमारा सही उत्तर है उपरोक्त डी, यानी कि सभी कथन सत्य हैं और सभी जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले कथन की बात करें तो डचों की शक्ति 1759 में वेदरा के युद्ध से समाप्त हुई। बिल्कुल सही है, डच वेदरा के युद्ध से समाप्त हो गए थे, भारत में उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी। फ्रांसीसी शक्ति की बात करें तो 1760 में वांडीवाश के युद्ध से इनकी भी सत्ता भारत में समाप्त हो गई थी। और ऑप्शन सी की बात करें तो 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि 1857 में जो क्रांति आई थी तो उस क्रांति के फलस्वरूप एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था और जो भारत की सत्ता थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई थी। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सत्य है। और इसके अलावा अन्य तथ्य के रूप में अगर पुर्तगालियों की बात करें तो भारत में जो पुर्तगाली थे उनकी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हुई थी 1961 में। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, लेकिन सबसे जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन गंगा नदी में बाएं यानी कि लेफ्ट तरफ से मिलती है? तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो गंगा में मिलती है, तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में कौन सी नदी है जो गंगा नदी में लेफ्ट साइड की तरफ से मिलती है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, महानंदा। तो गंगा नदी को अगर देखें तो इस तरह से बहती है और लेफ्ट साइड जो गंगा नदी का है वह ये वाला है, सॉरी यह राइट साइड है, क्योंकि नदी जिस दिशा में बहती है उस दिशा की तरफ अगर हम मुंह कर ले तो हमारा मुंह जिस तरफ होता है वही हमारे हाथ जिस तरफ लेफ्ट साइड है वह लेफ्ट साइड हो जाएगी गंगा नदी की। तो यह इसका राइट है और यह इसका लेफ्ट है। तो राइट साइड की अगर बात करें तो यमुना नदी राइट साइड से मिलती है, टोंस नदी भी राइट साइड से मिलती है, कर्मनासा नदी भी राइट साइड से मिलती है। जबकि महानंदा की बात करें तो महानंदा यहाँ पर लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ से मिलती है। तो हमारा सही उत्तर है महानंदा। और भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के लिए यह लिंक दिया हुआ है, आप यहां से जाकर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैव विकास को समझाने वाले थे ऑप्शन डी, लैमार्क। तो लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज कब आए थे? इसका सही उत्तर है 315 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में निम्न में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? तो
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और इस घटना में, इस विद्रोह में देखा जाए तो जो मध्यम वर्ग थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है, मगध का वह शासक कौन था जो सिकंदर का समकालीन था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिकंदर के जो समकालीन शासक थे उस समय नंद वंश के शासक थे, घनानंद नाम था उनका, और नंद वंश के ये अंतिम शासक भी माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था। तो मैप को अगर देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अंग महाजनपद जो था वह इस समय तत्कालीन जो अंग महाजनपद था प्राचीन काल में वह इस क्षेत्र में स्थित था। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, भागलपुर और मुंगेर। तो भागलपुर की स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं और मुंगेर की स्थिति यहाँ देख सकते हैं। तो यह क्षेत्र था प्राचीन काल में अंग महाजनपद। और अंग महाजनपद की अगर राजधानी की बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। तो यह भी आपको याद रखना है, ये सभी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, काल कोठरी की घटना निम्नलिखित में से किस स्थान पर घटित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है काल कोठरी की घटना, और यह हुई थी कलकत्ता में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। और काल कोठरी की घटना के बारे में बात करें तो जो बंगाल के उस समय के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने 146 अंग्रेज बंदियों को 20 जून 1756 ईस्वी की रात को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था। तो बहुत ही छोटा सा कमरा था। तो उस कमरे में जून की जो रात थी, तो जून में पता ही है कितनी गर्मी पड़ती है, उमस पड़ती है। तो उस समय जो जून की रात थी, एक छोटे से कमरे में 146 कैदियों को जब बंद कर दिया था, तो बाद में जब उसको 23 जून की प्रातः को कोठरी खोला गया था तो मात्र 23 लोग ही उसमें जीवित पाए गए थे। तो घुटन से वे लोग, गर्मी से बहुत सारे लोग मर गए थे। तो जीवित रहने वालों में देखा जाए तो हॉलवेल माना जाता है कि हॉलवेल उस घटना में जीवित रह गए थे और उन्होंने ही इस घटना को बताया। तो इस घटना के रचयिता हॉलवेल को माना जाता है। आगे बात करते हैं, एक्सोबायोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। एक्सोबायोलॉजी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और यह संबंधित है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बात करते हैं, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में निम्न में कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल में अवशेष में कौन सी वस्तु बिहार से प्राप्त हुई है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो कुल्हाड़ियों के फलक भी प्राप्त हुए हैं, चाकू और खुरपी भी प्राप्त हुए हैं और मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। तो सभी प्राप्त हुए हैं पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष बिहार से। आगे बात करते हैं, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन का क्या कारण था। तो डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि जिराफ की लंबी गर्दन हो गई है। तो उसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया था। तो आपको यहाँ पर सही कारण बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। डार्विन का यह कहना था कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण जो जिराफ की गर्दन है वह लंबी हो गई। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, सहायक संधि में निम्नलिखित में शामिल नहीं था। तो दिए गए विकल्प में कौन सा वह विकल्प है जो सहायक संधि में शामिल नहीं होता था। तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोद लेने के लिए अनुमति लेना। तो सहायक संधि में यह शामिल नहीं था। तो यह भी देख लेते हैं कि सहायक संधि में कौन कौन से बातें शामिल थी। तो पहली बात थी सहायक संधि की कि देशी राज्य में ब्रिटिश सेना रखना, तो यह इसमें शामिल था। राज्य में रेजिडेंट रखना यह भी शामिल था और विदेशियों को राज्य सेवा में ना रखना, तो यह सभी शर्तें शामिल थी सहायक संधि में। और सहायक संधि का जन्मदाता अगर देखें तो लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए इस संधि का प्रयोग किया। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग क्यों किया। तो देशी राज्यों से किस प्रकार से संबंध रखे जाएं अंग्रेजों के, अंग्रेजी शासन के, तो इसलिए उन्होंने सहायक संधि को बनाया। आगे बात करते हैं, अनुश्रुतियों एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के मुख्य राज्य कौन थे। तो जिस समय महाभारत हुआ था तो महाभारत के समकालीन बिहार में कौन से मुख्य राज्य थे। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी ऑप्शन दोनों, यानी कि मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी ये सभी महाभारत युद्ध के समकालीन राज्य थे, बिहार में स्थित थे।
आगे बात करते हैं, बिहार में नाबार्ड नामक संस्था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है? तो नाबार्ड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही हैं नाबार्ड से। तो नाबार्ड की अगर देखा जाए तो बिहार में भूमिका क्या है, तो उपरोक्त सभी, तो कृषि विकास, लघु उद्योग के विकास, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग विकास, तो इन सभी से संबंधित है नाबार्ड। और नाबार्ड की अगर प्रमुख बात करें तो शिवरामन समिति, आपको याद रखना है एग्जाम में पूछा जाता है, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और यह मुख्य रूप से ग्रामीण विकास और ग्रामीणों के जीवन स्तर सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते चलना है। एग्जाम में आजकल किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कहा नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछंत्रांक, एकराट आदि से संबोधित किया गया है? तो इतनी सारी उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महापद्म नंद। नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है महापद्म नंद। और महापद्म नंद और प्राचीन बिहार की इतिहास के बारे में अगर विशेष जानकारी चाहते हैं तो इस लिंक पर आप जाएं, यहाँ पर विस्तृत रूप से प्राचीन बिहार का पूरा इतिहास बताया गया है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली, हमारा जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी उसमें इन सारी बातों को बताया गया है, तो चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है, जीवों की आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली में सबसे छोटी जो इकाई होती है वह जाति, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो रहा है, जाति। आगे बात करते हैं, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो महावीर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है, यह भी हम कह सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैशाली। तो वैशाली में है कुंडग्राम और यहीं पर महावीर का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण है बंगाल के संदर्भ में द्वैत शासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1765 से 1772 तक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और बंगाल में द्वैत शासन 1765 ईस्वी की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसी के तहत लगाया गया था बंगाल में द्वैत शासन। और इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि यह शासन बंगाल के अतिरिक्त बिहार तथा उड़ीसा में भी लागू था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि प्रश्नों को बनाने के साथ साथ उनसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। आगे बात करते हैं, मोपला विद्रोह का तात्कालिक प्रभाव क्या हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो इसका तात्कालिक प्रभाव था सांप्रदायिकता। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सांप्रदायिकता। आगे बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख। तो 13वां शिलालेख में इस प्रकार का वर्णन किया गया है और अशोक के संबंध में विशेष जानकारी हेतु यह दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से राज्यों को केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस अनुच्छेद को देखा जाए तो सही उत्तर है हमारा अनुच्छेद 270 बी। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 270। इसी अनुच्छेद के माध्यम से राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा जो कर की राशि है वह प्राप्त होती है, हिस्सा उसमें प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, स्थानांतरणशील कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तथा संबंधित देशों में कौन सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को देखा जाए तो विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, यहाँ तक कि भारत के विभिन्न राज्यों में देखा जाए तो वहाँ भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में अगर देश की बात करें तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिल्पा। मिल्पा म्यांमार में नहीं कहा जाता है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत है। इसके अलावा अगर रोका की बात करें तो रोका स्थानांतरणशील कृषि है जो ब्राजील में कही जाती है, वियतनाम में इस कृषि को रे कहा जाता है, श्रीलंका में इस कृषि को शिफ्टिंग कृषि को चेना कहा जाता है। और जबकि मिल्पा की बात करें तो मध्य अमेरिकी और मैक्सिको क्षेत्र में मिल्पा स्थानांतरणशील कृषि को कहा जाता है और स्थानांतरणशील कृषि को झूम कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि आदि नामों से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक रहा? ये प्रश्न दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं है। 1765 से 1772,
आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो पाटलिपुत्र की जो शासन व्यवस्था है उसका वर्णन निम्नलिखित में दिए गए ऑप्शन में किसने अपने यात्रा विवरण में किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, और इसी पुस्तक के माध्यम से देखा जाए तो पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी भी मिलती है। तो मेगास्थनीज हमारा सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी दलों को मिलाकर एक परिषद बनाने का प्रस्ताव निम्न में से किसमें दिया गया था? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, वेवेल योजना। तो वेवेल योजना में यह प्रस्ताव दिया गया था कि सभी दलों को मिलाकर एक परिषद बनाया जाए। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो यूनानी दूत मेगास्थनीज जो पाटलिपुत्र आया था तो उस समय पाटलिपुत्र के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। आगे बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के तहत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10वें वर्ष में। तो 10वें वर्ष में उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा रिवीजन के लिए आप इन सभी ई बुक को लेना चाहते हैं तो इसका जो सैंपल बुक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सैंपल बुक को देख के आप बुक के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। आवर्त सारणी के उपवर्ग 4a का एक सदस्य कार्बन है। इस उपवर्ग के अन्य सदस्य निम्न में से कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड ये सभी आवर्त सारणी के उपवर्ग 4a के सदस्य हैं। और कार्बन परमाणु की संख्या की अगर बात करें तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और कार्बन वर्ग के जो तत्व हैं उनमें लेड को छोड़कर सभी अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। ऑप्शन बी सही उत्तर है, बिहार शरीफ। अगला प्रश्न। निम्न में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन की आपको पहचान करनी है दिए गए विकल्पों में से। तो सही उत्तर है उपरोक्त में से डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर कोई भी कथन असत्य नहीं है और सभी कथन जो है वह सत्य है। तो पहले कथन की बात करें तो पहला कथन यह कहता है कि रक्त मानव हृदय से 2 बार प्रवाहित होने के कारण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो मानव का जो हृदय है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा, धमनियों में कपाट नहीं होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, अम्लीयता हृदय गति को बढ़ाती है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। जल में चीनी का विलयन किस प्रकार का उदाहरण है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल में चीनी का विलयन द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, द्रव में ठोस का विलयन है, द्रव में चीनी का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पश्चिमी देशों के साथ प्राचीन काल में व्यापार होता था और यह व्यापार निम्नलिखित में से किन मार्गों के माध्यम से होता था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्राचीन काल में देखा जाए तो भारत का जो व्यापार होता था पश्चिमी देशों से वह उपरोक्त सभी मार्गों से होता था, यानी कि उत्तरी मार्ग, मध्यवर्ती मार्ग और दक्षिणी मार्ग, तीनों मार्गों से प्राचीन काल में भारत का व्यापार होता था पश्चिमी देशों के साथ। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है। बेलाडीला से मुख्य रूप से किस लौह अयस्क का खनन होता है? तो बेलाडीला बहुत ही महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खदान है और इस खदान से मुख्य रूप से देखा जाए तो हेमेटाइट अयस्क का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। तो भारत में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की संख्या अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर है हमारा 20। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में असत्य कथन है तो यहां आपको असत्य कथन बताना है, कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि यहां पर दिए गए सभी कथन सत्य हैं। तो पहले सत्य कथन को देख लेते हैं। इस्पात कठिनता से चुंबक बनता है। तो बिल्कुल सही है, इस्पात जो है कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से इसका चुंबकत्व जाता भी है। दूसरा, नर्म लोहा शीघ्र चुंबक बन जाता है। तो बिल्कुल सही है, नर्म लोहा जो है
चुंबक शीघ्रता से ही बन जाता है। तीसरा सत्य कथन है, लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व डोमेन के कारण होता है। तो डोमेन आपको याद रखना है, कोई भी लौह पदार्थ होता है तो उसमें चुंबकत्व का मुख्य कारण डोमेन होता है। और डोमेन की अगर बात करें तो लौह चुंबकीय पदार्थ में असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिनको डोमेन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस औपनिवेशिक शासनकाल में क्या थी? तो पटना सिटी के पास गुलजार बाग स्थित है और यहाँ पर गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। तो औपनिवेशिक काल में यह क्या थी? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेज फैक्ट्री। तो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी यह औपनिवेशिक शासनकाल में। और इसके अलावा यदि पटना कॉलेज की अगर बात करें तो पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत थी यह उस समय औपनिवेशिक शासनकाल में डच फैक्ट्री थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत। इसके अलावा बता दें कि दरोगा के मुख्य परीक्षा के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह जो हमारी बुक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल, भारतीय संविधान और पर्यावरण से संबंधित बुक बनाई गई है। और बुक के संबंध में आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से आप इस लिंक पर जा सकते हैं। तो हमारा प्रश्न था 10वां, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोमिन आरिफ। तो पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ जो बिहार में आए थे। आगे बात करते हैं, धम्म महामात्र के क्या क्या अर्थ थे? तो धम्म महामात्र के प्रमुख कार्य अगर देखा जाए तो सभी थे, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या कार्य था? तो धम्म नीति का क्रियान्वयन इन्हीं की जिम्मेवारी में थी। इसके अलावा आम जनों में दान का वितरण, जन कल्याण के उपाय, तो ये सभी उपाय इनके द्वारा किए जाने थे। आगे बात करते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊष्मा को किस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में जब ऊष्मा मुक्त होती है तो जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें किस संकेत के द्वारा मुक्त ऊष्मा को व्यक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लस के द्वारा। और जबकि अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह राज्य प्रसाद मानवकृत नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन था, राज्य प्रसाद था, उसके बारे में यह कहा गया है और यह कहने वाले थे फाहियान। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, फाहियान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है? तो यहां पर हमारा सही उत्तर है पायरोमीटर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस षड्यंत्र के कारण हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति नहीं मिली? तो कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में और उन्होंने सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उनको अनुमति मिल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उस समय देखा जाए तो जो मुगल दरबार था उसमें पुर्तगालियों का प्रभुत्व था और पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण ही जो हॉकिंस थे इनको सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण। अगला क्वेश्चन, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय योजना के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है बिहार में? तो महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो आरक्षण का जो प्रावधान है वह 35% किया गया है आरक्षित रोजगार महिला के अधिकार के निश्चय योजना के तहत। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। आगे बात करते हैं, अक्रिय गैसों में किसे छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के परमाणुओं की 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीलियम। तो प्रकृति में देखा जाए तो 6 अक्रिय गैस पाए जाते हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, रेडॉन और जेनन। और किसी भी परमाणु की 72 कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह परमाणु अस्थायी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोने का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार प्रदान करने वाले थे मीर जाफर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्ष में देखते हैं कि वार्षिक वलय होते हैं। तो वृक्ष अगर इस प्रकार का है, अगर इसको यहाँ से काटे तो इसके देखते हैं तो इस प्रकार से वलय दिखते हैं। तो इसका जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही उत्तर है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वर्णन करने वाले थे मेगास्थनीज। ऑप्शन सी सही उत्तर है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नहर प्रणाली से बिहार में सिंचाई होती है? तो दिए गए विकल्पों में बताना है वह नहर प्रणाली जिसके द्वारा बिहार में सिंचाई होती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर के माध्यम से बिहार में सिंचाई सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन कहाँ हुआ था? तो जिला नियोजन का गठन बिहार में सबसे पहले मुंगेर में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो भारत में देखा जाए तो जनजातियों में बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति मानी जाती है और एग्जाम में इससे कई बार प्रश्न बनते हैं। तो टोडा जनजाति का मूल निवास है नीलगिरी पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1781 में पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में किसने भाग लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त ए एवं बी दोनों, यानी कि इकबाल अली खान और नारायण सिंह, इन दोनों ने ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था जो 1781 में पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए थे। अगला प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य कथन की आपको पहचान करनी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में देखा जाए तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें 100% परावर्तन होता है प्रकाश का, और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु आवश्यक शर्तों की अगर बात करें तो पहली शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, और दूसरी शर्त यह होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि आपतन कोण कांति कोण से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों शर्तों को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में विकल्प में या इस प्रकार से देकर पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, द्वैत शासन की नीति को किसके द्वारा समाप्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वैत शासन की नीति को समाप्त करने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी सही उत्तर है, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1759 में मीर जाफर ने अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किससे सहायता लेने का प्रयास किया? तो मीर जाफर ने अंग्रेजों की जो मांग थी और जिस प्रकार की उनकी नीतियां थी उससे परेशान होकर मीर जाफर ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लेने का प्रयास किया, और यह सहायता मांगी थी डचों से। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना औद्योगिक विकास के बिहार वर्तमान में अर्थव्यवस्था के किस चरण से गुजर रहा है? तो बिहार में देखा जाए तो औद्योगिक विकास बहुत ही कम है, और वर्तमान जो चरण है वह अर्थव्यवस्था का तृतीय चरण हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है बिहार के संदर्भ में। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? तो पेट्रो रसायन कारखाना की अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात में है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरांत कहां से गिरफ्तार किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद से वहाँ पूसा रोड स्टेशन जो है समस्तीपुर में, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।